नमस्कार दोस्तों। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। और मैं सुमेर सिंह अपनी इस सीरीज की चौथी कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि किस अखबार का संचालन दादा भाई नौरोजी ने किया। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सोम प्रकाश। तो सोम प्रकाश के संबंध में समझ लेते हैं। प्रत्येक ऑप्शन आपके लिए अपने आप में पूछा गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कई बार क्या होता है, आपको लगता होगा कि ऑप्शन ऐसे ही शामिल कर लिए जाते हैं। मैं प्रत्येक ऑप्शन बहुत सोच समझ के शामिल करता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अनावश्यक चीज़ हमारे लेक्चर में शामिल ना हो। क्वेश्चन और उनके ऑप्शन आपके लिए सभी उपयोगी साबित हो सकें। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है सोम प्रकाश, ये जो समाचार पत्र है इसके संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये एक समाज सुधारक थे और इन्होंने सोम प्रकाश नामक अखबार का संचालन किया। बांग्ला भाषा में यह अखबार था। और लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कराया था। इसके तहत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत देसी भाषा में जितने समाचार पत्र प्रकाशित होते थे भारत में, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और बांग्ला भाषा का यह समाचार पत्र था सोम प्रकाश। इस समाचार पत्र को 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया था। तो इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला ये पहला समाचार पत्र था। ये भी पूछा गया पेपर में आपसे, तो ये चीज ध्यान रखना है। एक फैक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर से और पूछा जाता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये 1856 में पारित हुआ था। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है किसके समय में पारित हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। और समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया। अगला ऑप्शन है आपका न्यू इंडिया। तो एनी बेसेंट का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। एनी बेसेंट ये एक आयरिश महिला थी और ये भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के उद्देश्य से आई थी। और इन्होंने देखा कि भारत के लोगों का कैसे दमन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। तो इन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अहम योगदान दिया, एनी बेसेंट। और इनके द्वारा प्रकाशित कुछ समाचार पत्र हैं। एक है न्यू इंडिया और एक है कॉमनवेल्थ। ये बहुत पूछे जाते हैं, कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था हमारे देश में एनी बेसेंट ने। और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला एनी बेसेंट थी। 1917 में इस कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। न्यू इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन करती थी एनी बेसेंट, और कॉमनवेल्थ ये इन्हीं के समाचार पत्र थे एनी बेसेंट के। एनी बेसेंट ने 1916 में भारत में होम रूल लीग का गठन किया और इस लीग ने होम रूल आंदोलन चलाया। तो ये भी याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल आंदोलन चलाया था, एनी बेसेंट ने भी चलाया था। अगला ऑप्शन है आपका राष्ट्र गुप्तार। तो दादा भाई नौरोजी का ये समाचार पत्र था, दादा भाई नौरोजी, इनका ये समाचार पत्र था राष्ट्र गुप्तार। इसका ये संपादन करते थे। और दादा भाई नौरोजी के संबंध में एक पॉइंट हमें याद रखना, हालांकि हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है, इसलिए हम पॉइंट रिवाइज कराते रहते हैं आपको, मेरे लेक्चर से आपकी समग्र तैयारी हो सके। तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। 1892 में दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद में सदस्य बने, अर्थात ब्रिटेन की संसद के सांसद बने। और ऐसा करने वाले पहले भारतीय थे। तो ऐसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन की संसद के सदस्य बने, और इन्हें वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो ये दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के संबंध में एक फैक्ट ये भी याद रखना है, इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। और इनकी एक पुस्तक है, बहुत फेमस है, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके भी ये लेखक हैं।
और 1866 में दादा भाई नौरोजी ने इंडियन लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी। तो ये भी याद रखना, ये भी फैक्ट पूछा गया आपसे एसएससी जीडी में। अगला ऑप्शन है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के संपादक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के संपादक थे। और हरिजन नामक समाचार पत्रिका का संपादन किया इन्होंने महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया के भी संपादक थे महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, इन सभी समाचार पत्रिकाओं के संपादक थे महात्मा गांधी। और इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक को भी लिखा। हिंद स्वराज पुस्तक के संपादक थे महात्मा गांधी। और एक क्वेश्चन हाल ही में महात्मा गांधी से एसएससी जीडी में पूछा गया कि 1932 में किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की? तो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में दिल्ली में की थी। महात्मा गांधी के सम्मान में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, स्थायी रूप से वापस आ गए थे। हालांकि 1901 में एक बार वो आए थे, गए कब थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। और वहां पर उन्होंने अंग्रेज दक्षिण अफ्रीका के लोगों का भी दमन कर रहे थे, उन्हें भी अपना गुलाम बना रखा था। तो वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने कई आंदोलन चलाए महात्मा गांधी ने। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति हैं नेल्सन मंडेला, ये महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। तो ये चीजें याद रखना है महात्मा गांधी के संबंध में भी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्र गोफ्तार। इसके संपादक थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो ये चीज ध्यान रखना है। इसमें से हमारा जो पहला ऑप्शन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ। किसने किया इसका गठन? ए.ओ. ह्यूम ने किया। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में ही हुआ। कहां पर हुआ? बंबई में। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन हुआ। और इसके जो अध्यक्ष बने वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। तो ये चीज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में याद रखना है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ 1925 में। और कहां पर हुआ था इसका गठन? कानपुर में। किसने किया था इसका गठन? M.N. राय ने। कानपुर में इसका गठन हुआ M.N. राय ने, मानवेंद्र नाथ राय ने इसका गठन किया। 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ, 6 अप्रैल 1980 को। और इसका गठन किसने किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बीजेपी का गठन किया। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1906 में, दिसंबर 1906 में। इसका गठन किसने किया? तो इसके गठन में 2 लोगों की प्रमुख भूमिका है। सलीमुल्लाह खान, ये उस समय ढाका के नवाब थे प्रतीकात्मक रूप से, सलीमुल्लाह खान। और आगा खान। तो सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। कहां पर? ढाका में। तो ये चीज ध्यान रखना है, ढाका जो इस समय बांग्लादेश में है। तो मुस्लिम लीग एक महत्वपूर्ण पार्टी और अस्तित्व में आ जाती है 1906 में, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। इस नीति को संचालित करने के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उनको प्रेरणा दी। अर्थात आगा खान के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जाता है शिमला में
तो शिमला में भारत के वायसराय से शिष्टमंडल मिलता है। तो अंग्रेजों के द्वारा आगा खान को ये सलाह दी जाती है कि वे एक पार्टी का गठन करें, फिर उनके लिए विशेष प्रावधान, छूटें या रिजर्वेशन प्रदान किया जा सकता है। और फिर इसके बाद आता है 1909 का भारत शासन अधिनियम और मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया जाता है। तो ये इसमें हमें याद रखना है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? 1906 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अमुक्त माल्यदा का लेखक कौन है? तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है बाणभट्ट, तो ये कादंबरी के लेखक हैं और हर्षचरित के लेखक हैं। हालांकि कई बार इसे हम बता चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना, रिवीजन होगा आपका। कादंबरी हर्षचरित के लेखक हैं और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, कई बार ये पूछा गया गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। कृष्णदेव राय, ये विजयनगर साम्राज्य के शासक रहे। कब से कब तक है? 1509 से 1530 ईस्वी तक ये विजयनगर साम्राज्य के शासक रहे कृष्णदेव राय। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी अमुक्त माल्यदा। तो एक महान शासक होने के साथ साथ ये एक महान लेखक भी थे, अमुक्त माल्यदा। तो अमुक्त माल्यदा के लेखक थे कृष्णदेव राय। और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा में बताया है कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय था। अर्थात बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा को खुद लिखा है और तुर्की भाषा में लिखा है। इसमें बताया है कि भारत के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय थे उनके समय के। तो कृष्णदेव राय के बारे में याद रखना है। तेनालीराम इन्हीं के दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे तेनालीराम। कृष्णदेव राय के संबंध में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज अर्थात तेलुगु भाषा के 8 विद्वान इनके दरबार में रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो ये भी याद रखना है। और अगला ऑप्शन है कालिदास। तो ये विक्रमादित्य द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये दरबारी कवि थे और इनके कुछ नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम, कुमार संभव, ये भी इनकी रचनाएं हैं कालिदास की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, ये सभी कालिदास की रचनाएं। संस्कृत के एक महान प्रकांड विद्वान थे कालिदास। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सा जीवाणु करता है? तो राइजोबियम। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% है और पेड़ पौधों को अपने शारीरिक विकास करने के लिए 16 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है तथा पानी 16 प्रकार के पोषक तत्व प्लस पानी 17 तत्वों की जरूरत होती है सभी प्रकार के पेड़ पौधों को। तो इन 16 प्रकार के पोषक तत्वों में से एक है नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधे वायुमंडल की नाइट्रोजन से अपना शारीरिक विकास करते हैं, लेकिन ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि ये स्थिर नहीं है। तो जब वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है, वो स्थिर हो जाती है मिट्टी में, तब पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं, अपना शारीरिक विकास करते हैं। अब ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम कौन करता है? राइजोबियम नामक जीवाणु। ये कहां पर पाया जाता है? दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। जो दलहनी पौधे होते हैं उनमें जो गांठें पाई जाती हैं वहां पर राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। यह वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर कर देता है और पेड़ पौधों की जड़ें इस नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे उनका शारीरिक विकास होता है। जब मिट्टी में ये नाइट्रोजन स्थिर हो जाता है तो इसे नाइट्रेट कहते हैं। अर्थात वायुमंडल के नाइट्रोजन को पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम भी बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दूध को
दही में परिवर्तित करता है। करता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। एजोटोबैक्टर ये जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक में ये होता है एजोटोबैक्टर, जैव उर्वरक है ये। सीडोमोनास एक संक्रमणकारी बैक्टीरिया है, शरीर में संक्रमण उत्पन्न करता है, संक्रमणकारी बैक्टीरिया है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसमें आपसे पूछा गया नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है, तो राइजोबियम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीएसटी परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो पहला ऑप्शन है 280, इसमें वित्त आयोग का उल्लेख है, वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग से एक संवैधानिक आयोग है और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं, नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग का काम क्या होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो विभाजनीय कर है, ऐसे कर जिनका बंटवारा करना पड़ता है केंद्र सरकार को राज्यों के लिए, तो जो विभाजनीय कर होते हैं उनका सीमा निर्धारित करना, अर्थात विभाजनीय करों में कितना भाग राज्यों को दिया जाएगा, ये सभी सिफारिशें की जाती हैं वित्त आयोग के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखना, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष एनके सिंह है और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन है 338, इसमें क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में है, तो ये चीज ध्यान रखना है, ये भारत के एक संवैधानिक आयोग है। अगला ऑप्शन है 324, तो भारत का निर्वाचन आयोग इसमें है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है 25वें नंबर के। तो भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख 324 में, आर्टिकल 324 में और भाग 15 में। आर्टिकल 279A, ये जो आर्टिकल है ये बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 101वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, इसे 101वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। और ये जो जीएसटी है, अर्थात ये किससे संबंधित है, जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कैसा टैक्स है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये अप्रत्यक्ष करों का समूह है। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में पारित हुआ और ये 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया, 2017 से लागू हो गया। भारत ने जीएसटी का कौन सा मॉडल अपनाया है, तो कनाडा वाला मॉडल अपनाया है। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी किसने अपनाया, फ्रांस ने अपनाया था। भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य ने अपनाया, तो भारत में सबसे पहले जीएसटी असम ने अपनाया था। तो ये चीजें जीएसटी के बारे में ध्यान रखना है। और 279वां ये जो आर्टिकल है इसमें जीएसटी परिषद का उल्लेख है और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है भारत का वित्त मंत्री। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जिन्होंने 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां बजट पेश किया है। और ये ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने पहली बार पेपरलेस बजट भी पेश किया था। तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 279A। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूरजकुंड झील किस राज्य में है, तो सूरजकुंड झील, पहला ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण झील है जो कई बार आपसे पेपर में पूछी गई है, जिसका नाम है चिल्का झील। तो चिल्का झील उड़ीसा में है और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून है, खारे पानी की झील है चिल्का झील। इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी है, ये भी पूछा जाता है, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। और ये जो झील है ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर ली गई है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर ली गई है। अर्थात ये ऐसे वेटलैंड हैं जो इस समय खतरे में हैं। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और अगला ऑप्शन है हरियाणा, हरियाणा में है सूरजकुंड झील, सूरजकुंड झील। यहाँ पर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भी लगता है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, और इसी नाम से यहाँ पर झील भी है हरियाणा में। राजस्थान में है
सांभर झील, सांभर झील राजस्थान में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सांभर झील राजस्थान में है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया सूरजकुंड झील किस राज्य में है, तो हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस संगीतकार को सबसे पहले भारत रत्न मिला, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है AR रहमान। तो ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार, तो पहले भारतीय संगीतकार हो गए ऑस्कर पुरस्कार सोनू निगम। इन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर, इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला। और MS सुब्बुलक्ष्मी, ये भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार, भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार। 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला और भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार है MS सुब्बुलक्ष्मी। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, तो पहला ऑप्शन है आपका MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम की आत्मकथा है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की आत्मकथा है। और दूसरा ऑप्शन है मिल्खा सिंह, ये भारत के धावक हैं। इनकी आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अगला ऑप्शन है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की आत्मकथा है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ फॉर मी, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ फॉर मी। ये आत्मकथा है सौरभ गांगुली की। द रेस ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है मिल्खा सिंह की। अनब्रेकेबल आत्मकथा है MC मैरी कॉम की। और ये है अगला ऑप्शन साइना नेहवाल, इनकी आत्मकथा है प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन। ये आत्मकथा है साइना नेहवाल की, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सौरभ गांगुली क्रिकेट से संबंधित है। मिल्खा सिंह ये धावक रह चुके हैं। पिछले साल इनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। मिल्खा सिंह, इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, फ्लाइंग सिख पूछा गया है SSC GD में, तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा MC मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है आपका उपन्यास लज्जा के लेखक कौन है, तो पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद। तो इनके कुछ उपन्यास हैं गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि। गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये सभी आत्मकथाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। बंकिम चंद्र चटर्जी की आत्मकथा है आनंद मठ। ये बंकिम चंद्र चटर्जी की आत्मकथा है, बांग्ला भाषा में लिखी इन्होंने। और इसी से ही वंदे मातरम को लिया गया है, इसी में वंदे मातरम का उल्लेख है। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम। अगला ऑप्शन है तस्लीमा नसरीन, इनकी जो उपन्यास है इसका नाम है लज्जा। तो लज्जा उपन्यास की लेखक है तस्लीमा नसरीन, कई बार पूछा गया। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि। गीतांजलि इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी, ये भी पूछा गया है। बांग्ला, प्रत्येक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बांग्ला भाषा में लिखा इन्होंने गीतांजलि को, और इसी के लिए इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, और साहित्य का नोबेल पाने वाले ये पहले भारतीय थे। इन्हें गुरुदेव की उपाधि से महात्मा गांधी ने सम्मानित किया। जलियांवाला बाग नरसंहार से दुखी होकर इन्होंने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो ये चीजें ध्यान रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा जन गण मन। जन गण मन ये हमारा राष्ट्रगान है और इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला।
इसके लेखक भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान को लिखा। तो ये चीजें इनके बारे में याद रखना होगा। तो इसमें आपका आंसर है तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन है कौन सा पार्थिव ग्रह है? तो पहला ऑप्शन है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या 80 पहुंच गई थी, लेकिन हाल ही में इसके 12 नए उपग्रह खोजे गए हैं, तो इसकी उपग्रहों की संख्या 92 हो गई। तो अब क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो बृहस्पति के। सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के थे, लेकिन शनि के उपग्रहों की खोज हो गई थी, तो शनि के उपग्रह हो गए थे 83। तो सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बन गया था शनि, लेकिन हाल ही में 12 उपग्रहों की खोज हुई है बृहस्पति के। तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या हो गई 92। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसका एक उपग्रह है गैनेमीड। यहां से भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैनेमीड, गैनेमीड हमारे सौरमंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो 92 उपग्रह खोजे गए हैं अभी तक, उनमें गैनेमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, प्लस हमारे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि, इसके 83 उपग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के, दूसरा नंबर शनि का है। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, ये भी याद रखना होगा। और तीसरा ऑप्शन है अरुण वरुण। वरुण सूर्य के सबसे दूर है। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। तो ये भी याद रखना है। तो एक चीज यहां से समझ लेते हैं कि ये अगर सूर्य है और इसके पास आएगा बुध, फिर इसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल, फिर इसके बाद कुपर बेल्ट है और इसके बाद आएगा बृहस्पति, फिर शनि और फिर अरुण और इसके बाद वरुण। तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। इसमें जो बृहस्पति है सूर्य के सबसे नजदीक है। यही क्रम है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर सूर्य से बढ़ता हुआ क्रम है इनका। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? वरुण। तो ये जो 4 ग्रह हैं इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, इन्हें स्थलीय ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी जैसे ठोस हैं। इनमें गैसों की मात्रा कम है, धूल, गैस के बादल ये सब कम है, ठोस पदार्थ ज्यादा है, पृथ्वी जैसा मैटर इनमें पाया जाता है, इसलिए इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनमें गैस, धूल के कण, बादल इनकी मात्रा ज्यादा है, ठोस पदार्थ कम है, इसलिए इन्हें बृहस्पति जैसे ग्रह कहते हैं, गैसीय ग्रह कहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी होगी। और यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के मध्य कुपर बेल्ट पाई जाती है, जहां पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये भी आपसे पूछा गया है पेपर में, तो इसे भी याद रखना होगा। तो कौन सा पार्थिव ग्रह है? तो इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये सभी पार्थिव ग्रह। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा पार्थिव ग्रह? तो बृहस्पति ये पार्थिव ग्रह नहीं है, शनि भी नहीं है, अरुण भी नहीं है, वरुण भी नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन लिख लेते हैं बुध। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बुध स्थलीय ग्रह है। तो ये चीज याद रखनी होगी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सभी पार्थिव ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये गैसीय ग्रह हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने अपनी लेक्चर सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम PDF डालते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है मेरा GS बाई सुमेर सिंह, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम PDF डालते रहते हैं। हाल ही में आपका MTS और CHSL का एग्जाम लगा हुआ है, तो उनकी बैक ईयर क्वेश्चंस के PDF हम डालते हैं इसमें। और इस समय हमारी जो ऑफलाइन क्लास चलती है झिंझक में, वहाँ पर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित जो भी MCQ हैं वो भी हम उनकी भी PDF इसमें डालते रहते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें भी आपके लिए बहुत सा उपयोगी कंटेंट डाला जाता है। तो GS बाई सुमेर सिंह ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।